हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी दोनों कैसे हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं जैसे कि आपको पता है, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है दोनों बार, जहाँ की बहुत सारे लोग जो बड़े थे हमसे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। ऊपर से सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल हो गई नॉर्मल डिलीवरी, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम देखी जाती है ना। तो कहीं ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो ही जाते हैं, और मेरी तो पूरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से भरी थी सेकंड टाइम की। तो तो मैंने कैसे क्या किया, वो सारी वीडियो आपके कमेंट पे ही आते रहते हैं। मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी वाली मैंने वीडियो आफ्टर डिलीवरी शेयर की थी आप लोगों के साथ, उस पर कमेंट भी आते रहते। तो मैंने सोचा लाओ एक पूरी सी वीडियो फिर से दोबारा से बना देती हूँ। तो आप लोग का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना जो भी प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के साथ में। तो जैसे कि जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी की, पूरी जर्नी मेरे चैनल पे डली हुई है। जो भी मुझे कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन थे, प्लेसेंटा प्रीविया था, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ था, और मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती रहीं। हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, क्या क्या मैंने किया हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, और क्या मतलब कैसे ट्रीटमेंट, और शुरुआत में जो भी प्रोजेस्टेरोन वगैरह के जिससे मिसकैरेज वगैरह ना हो, वो सब ट्रीटमेंट के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या कब ज़रूरी होता है, रिलेटेड सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सब मेरा जेन्युइन था, कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने ऐड किया हुआ हो या मेरा खुद का एक्सपीरियंस ना हो। सब मेरा एक्सपीरियंस है, जेन्युइन है, कुछ भी फेक या दिखावा वाला नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोग विश्वास कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने एमनियोटिक फ्लूइड जब मेरा बड़ा हुआ था, जो कि बहुत सीवियर दिक्कत होती है, उसको भी मैंने कैसे कंट्रोल किया था। हर चीज़ डॉक्टर नहीं बताते हैं, कुछ चीज़ें अपने दिमाग से, अपने आस पड़ोस के लोगों से जान के अ, और कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी सर्च की, कमेंट भी पढ़े, तो इस टाइप से सारा कुछ निचोड़ निकाल के मैं रखने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करती हूँ। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत में जब मैंने कंसीव किया, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना होता है, और मतलब डॉक्टर से ट्रीटमेंट आयरन कैल्शियम की वजह से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर कुछ लोग होते हैं जो कि एक्स्ट्रा मेडिसिन आजकल देते हैं, जो कि नॉर्मली 10 से 12 हज़ार महीने आपके खर्च के लिए बिठा देते हैं। और ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि उससे पहले मुझे मिस एबॉर्शन हुआ था। मिस एबॉर्शन में मतलब जब वो डॉक्टर को बता दिया तो उन्होंने कि मिसकैरेज ना हो, इसलिए प्रोजेस्टेरोन की आलतू फालतू मेडिसिन इतनी ज़्यादा चला दी। मेडिसिन खा खा के तो मुझे वॉमिटिंग हुई, और इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो मुझे लगता था कि वो मुझे फालतू लगा है, वो बात तो हम नहीं शेयर करेंगे। लेकिन चलो, आप सिर्फ हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आप लोगों से शेयर करते हैं। उसके बाद मेरे प्लेसेंटा प्रीविया हुआ, फिर प्लेसेंटा प्रीविया सही हो गया, तो वो आप भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मुझे एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब टेंशन रही है एंड तक प्रेगनेंसी में। तो फिर सब चीज़ सफ़र करने के बाद एंड में मेरा फाइनली नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके लिए मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, इतना सब होने के बाद भी। और जब मेरा प्लेसेंटा प्रीविया था तब पूरा बेड रेस्ट होता है प्रॉपर्ली, लेकिन मैंने हल्का फुल्का काम किया, क्योंकि मेरा ग्रेड 1 था। अगर ग्रेड 2 या 3 होता है जिनका, उनका ज़्यादा सीवियर होता है, तो उन लोगों को टोटली, जैसे किसी का 3 है तो उनको टोटली बेड रेस्ट बता दिया जाता है। उनको मूवमेंट, ज़्यादा उठना बैठना भी नहीं करने देते हैं। तो मैंने तब भी हल्का फुल्का काम किया, अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। और उसके बाद हल्का फुल्का क्या, मतलब घर का सारा ही काम किया अपना, बस हाँ सीढ़ियाँ वगैरह अवॉइड की, चढ़ना उतरना, और वेटेड सामान उठाना अवॉइड किया। और उसके बाद फिर मेरा इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ा हुआ निकला था, तो मैंने पानी वगैरह कम कर दिया था, क्योंकि सर्दी का टाइम था और इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ा था। डॉक्टर ने कि पानी कम ना हो जाए, इसलिए पाउच देते हैं, तो वो पाउच पिए, तो उससे कहीं ना कहीं वो भी चीज़ बढ़ाते ही हैं पानी को, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह, फिर मैंने जूसी फ्रूट्स, राइस, ये सब चीज़ें खानी बंद कर दी थी, जिससे कि मेरा फाइनली इम्यूनिटी फ्लूइड भी नॉर्मल आ गया था डिलीवरी तक। तो कहीं ना कहीं मतलब
हर चीज़ कुछ हम लोग सुन के भी करनी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद जब मेरा सब कुछ सही हो गया, मैं जब भी मेरा सब कुछ सही रहता था, मैं एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करती थी। और एक्सरसाइज में डक वॉक और वॉकिंग करना, टहलना, डक वॉक, जी मतलब नॉर्मली हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो मैं कंटिन्यू करती थी। मतलब जब हाँ प्लेसेंटा प्रीविया था तब सब कुछ मना कर दिया था, तब नहीं करती थी। अम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ा था तब भी मैं ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन जब मेरा नॉर्मल रहता तब मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती थी, प्लस घर का पूरा काम करती थी। और जब मेरा सब कुछ नॉर्मल था तो मैं सीढ़ियाँ वगैरह सब चढ़ती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह भी बहुत हेल्प देता है। पोछा लगाती थी, पोछा लगाना नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, वही भी डक वॉक में आता है वही सब। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कि हाँ प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज तो अपनी मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें जी है। और नॉर्मली आधा से पौन घंटा डेली का रखें, प्लस अपने घर का काम भी करते रहें, जिससे कि बॉडी का पूरा पोस्चर सही रहे। तो फर्स्ट तो मैंने एक्सरसाइज की, और सेकंड पूरा घर का काम किया, और उसके बाद थर्ड, और जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो मैंने क्या किया, जब मुझे पेन शुरू हुए उसके मैंने उसी दिन से मतलब 2-3 बार जो चाय पीते हैं चाय में घी डाल लें, या फिर मैंने नॉर्मली अपना दूध में घी डाल के पी लिया। यहाँ तक कि जब डिलीवरी के टाइम डॉक्टर को दिखाने गए शाम टाइम, तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ पी के आई हो फिर तो मैंने कहा मैम घी डाल के तो कहीं फिर से पी लेना। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को बच्चादानी में चिकनाहट प्रोवाइड करता है, जिससे कि ईजी हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए तो आपका भाई सिजेरियन कोई नहीं रोक सकता। सिजेरियन होती है, चाहे पता टाँके जो नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लगते हैं वो भी बहुत पेनफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पेनफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि ये कुछ महीनों तक पेन करेंगे नॉर्मल। और सिजेरियन का क्या होता है कि हमेशा तक ये ऐसे ही मतलब दिक्कत ही देते हैं, ठीक है। तो बचना चाहिए थोड़ी। अगर हम मेरा क्या है फंडा कि इतनी देर तक दर्द सहना ही है, जो हम आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सिजेरियन जो दर्द सहेंगे टाँकों का, और फिर 8-10 दिन तक उठना बैठना ये नहीं कर पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि जितना भी है 4-5 घंटे का दर्द उतना सह लो। तो मैंने जब भी दर्द आए तो मैंने अच्छे से दर्द लिए, और डॉक्टर ने भी कोऑपरेट किया। लेकिन मेरे डॉक्टर ने एक गलती कर दी थी, जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने टाँके लगाए हैं, नहीं मुझे टाँके नहीं लगते, क्योंकि मैं कोऑपरेट कर रही थी। मैं कोई बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रही थी कि हाँ नहीं नहीं इनको ये करना चाहिए। तो ये तो मेरी ठीक रही नॉर्मल डिलीवरी, कोई मेरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहे, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहे। सबसे बड़ी बात है आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर हिम्मत से काम लिया आपको, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से, और आपको माइंड सेट करना है कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही। हाँ वो बात अलग है अगर लास्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर आपको इमरजेंसी में सिजेरियन करवाना पड़ता है, वो बात अलग रही। तो बाकी पूरी तो जर्नी बताते बताते मैंने पूरा आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बातें बता दी आपको। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। डाइट में मैंने शुरू से मतलब हमेशा काजू बादाम मखाने ये ड्राई फ्रूट तो डेली खाती रही। उसके बाद मेडिसन चलती थी, मेडिसन खा के ही इतना दिमाग ख़राब हो जाता था। बाकी अपना खाना पीना, और हाँ आयरन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको आयरन के लिए आपको खाने हैं मूंग भींगी हुई स्प्राउट, मतलब स्प्राउट खाने हैं आपको, भींगी हुई मूंग चना आप जे डेली अपनी डाइट में ऐड करें, सुबह में या शाम इवनिंग टाइम में। आपको इससे हीमोग्लोबिन में बहुत फ़र्क लगेगा। आपको अगर 1-2 महीने प्रेगनेंसी के आपको हीमोग्लोबिन कम है, तो आप लोग जैसे आपको 10 है और 11-12 की ज़रूरत होती है, तो आप ये डेली खाना स्टार्ट करें, इससे आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरी डॉक्टर भी सरप्राइज थी, वाओ किरण तो आपने तो बहुत अच्छे से हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ कर लिया। जबकि मैंने चुकंदर नहीं खाई, मैंने अनार नहीं खाए, सच बताऊँ अनार मुझे पसंद नहीं, और चुकंदर तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन हाँ मैंने स्प्राउट खाए, वो भी सिर्फ मूंग और चना के, ज़्यादातर मूंग के ही खाए। तो
ये बहुत इफेक्टिव है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाय बाय, टाटा।